हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है अध्याय 8 में आज जो लेसन है आपका वो है गांव, शहर और व्यापार में। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है जिसमें गांव शहर के बारे में चर्चा किए थे। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो व्यापार के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का हैंड राइटिंग नोट्स है जो कि NCERT के बुक के द्वारा तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस नोट से काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वो है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे वहाँ के लोग जो थे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारियों इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़क के रास्ते रोम पहुंचाते थे। आगे इसमें हम बात करें आपसे तो है दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। जो यात्री अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। दोस्तों, इसमें आगे बात किया गया है कि समुद्री तटों से लगे राज्य। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी की मैदान जो है सबसे उपजाऊ है। आगे इसमें बात करें हम तो है संगम कविताओं में मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया होता था। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार के मुखिया के लिए किया जाता था। वो कौन कौन थे? तो पहला चोल, दूसरा चेर और तीसरा पांड्य थे। आगे इसमें हम और आपसे बात करें तो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे और तीनों मुखियाओं के 2-2 सत्ता केंद्र थे। चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। आगे और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है चोल, चेर, पांड्य थे। मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क यानी कर असूल लाते थे। आगे इसमें और हम आपसे बात करें वो है सतवाहन राजवंश। तो दोस्तों, चोल, चेर, पांड्यों के लगभग 200 वर्षों के बारे में यानी 2100 साल पहले पश्चिमी भारत में सतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और सतवाहनों का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालाश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। सतकर्णी और अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ क्या होता था? तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते से होता था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था और श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण पर अपनी सेना भेजे। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे आपसे बात किया गया है वो है रेशम मार्ग। तो रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वहाँ रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें हम आपसे तो है करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। आगे बात करें हम आपसे वो है पेशावर और उनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। पतनों का मतलब बंदरगाह तक जाती थी। दोस्तों, इसमें आगे बात किया गया कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कुषाण थे और जो कि सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग करते थे। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे हम दोस्तों वो है बौद्ध धर्म का प्रचार।
तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों वो है बुद्ध चरित्र यानी बुद्ध की जीवनी के बारे में। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। आगे इसमें बात किया गया है और इस समय बौद्ध धर्म की एक नया धारा महायान का विकास हुआ। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई, अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यानी बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं दोस्तों वो मथुरा और तक्षशिला दोनों जगह पे अधिकांश जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आगे बात करें हम आपसे, आगे जो है दोस्तों वो है बोधित्व। ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना में परिवर्तन। वे लोगों की शिक्षा देने और करने के लिए सांसारिक परिवेशों में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधित्व की पूजा पूरे मध्य एशिया में, फिर चीन में और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। देख लीजिए बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैल, मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और फिर जापान तक। आगे बात करें हम आपसे वो है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में ज़्यादातर पश्चिमी घाटों के दर्रों के पास बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाएं बनाई गई। ठीक है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और कुछ रानियां और फिर व्यापारियों फिर कृषकों के आदेश पर बनाई गई। और बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भागों में बौद्ध धर्म को फैलाया गया। आगे बात करें वो है थेरवाद। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फंसियान करीब 1600 साल पहले, xuanzang 1400 साल पहले और उसके करीब 50 साल बाद इति सिंह भारत आए। आगे हम आपसे बात करें दोस्तों वो है फंसियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की और xuanzang भूमार्ग से यानी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौट गया। xuanzang तथा अन्य तीर्थयात्रियों प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र यानी नालंदा जो है बिहार में अध्ययन किया। आगे हम इसमें बात करेंगे वो है नालंदा जो था क्या था दोस्तों वो एक शिक्षा का केंद्र था। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे और बुद्ध के उपदेशों का वहाँ पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियमों काफ़ी सख्त थे, वहाँ पर पूरे दिन वाद विवाद चलता रहता था। देख लीजिए नालंदा शिक्षा के केंद्र में कितना अनुशासन बना हुआ था। आगे बात करें हम उसमें वो है नए अंगुतकों से सबसे पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। अंगुतकों का मतलब क्या, स्टूडेंट जो परीक्षार्थी होता था उससे जो द्वारपाल ही सबसे पहले प्रश्न पूछते थे और द्वारपाल की सही उत्तर देने पर ही उनको अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। देखते थे ना कितना परिवेश कठिन था नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे और हम बात करें आपसे वो है भक्ति की शुरुआत। तो भक्ति भजदात शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना होता है। आगे बात करें दोस्तों हम वो है भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है और भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। आगे हम बात करें वो है भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई। अपार एक वेलाल था। वेलाल क्या मतलब था, वो जो होते थे गृहपति भूस्वामी होते थे। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों हम आपसे यही शब्द अनेक धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होने लगे। आगे इसमें और हम आपसे बात करें वो है अन्यत्र यानी ईसाई धर्म के बारे में। तो दोस्तों करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ और ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था।
ईसा मसीह का उपदेश बाइबल ग्रंथ में मिलता है। और आगे हम आपसे बात करें वो है ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। अब इसमें दिया है दोस्तों वो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां कि रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुआ था। चोल, चेर तथा पांड्य 2300 साल पूर्व हुआ थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले हुआ था। कुषाण शासक कनिष्ठ 1900 साल पहले आए थे। और फारसियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले हुआ था। श्वेन-सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुआ था। तो इस तरह दोस्तों आपका अध्याय 8 जो है समाप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी मेरी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।